सब लोग को मेरा प्रणाम। कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ को मैं नहीं जानता हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें मैं मिला हूँ और कुछ को नहीं मिला हूँ। और उनको मैं जो मुझे जानते हैं वो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं भी थोड़ा बहुत थिएटर करता हूँ। लेकिन जो मुझे नहीं जानते हैं मैं उन्हें बताऊँ, मैं बॉम्बे में थिएटर नहीं करता हूँ। मैं हिंदी बेल्ट में दूर दराज इलाकों में घूम घूम के थिएटर करता हूँ। यहाँ तक कि पिछले 20-40 वर्षों में मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मैं किन्हीं वजहों से घुमाकड़ी के दौरान अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाओं में थिएटर करने की कोशिश मैंने की है, और वो भी अलग अलग तरह के लोगों के साथ और अलग अलग भाषाओं में। एक तो ये मेरा काम रहा है, और बीच में एक आध बार ठहराव भी आया जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रोफेसर था, फिर श्री राम सेंटर में डायरेक्टर बना। तो ये मेरे ठहराव के दिन थे। और इसके साथ ही चूंकि मुझे थिएटर करना था, अब जाहिर है थिएटर सबका जरिया माश नहीं हो सकता है, थिएटर सबकी रोजी रोटी नहीं हो सकता है। इसलिए हिंदुस्तान में हर थिएटर करने वाला आदमी जो सिर्फ थिएटर करना चाहता हो, जो थिएटर से अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, वो कुछ दूसरे काम ढूंढता है। यानी कि हर थिएटर वाले को इस देश में दो काम आने चाहिए। कुछ लोग जो एक्टिंग करना चाहते हैं वो दूसरा कोई काम ढूंढ लेते हैं ताकि ईमानदारी से अपनी एक्टिंग कर सकें। कुछ लोग जो थिएटर करना चाहते हैं वो ईमानदारी से दूसरे काम ढूंढते हैं। जैसे कि मैंने फेस्टिवल ऑफ इंडियाज शुरू किए, गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी करीबन 15-20 फेस्टिवल्स हिंदुस्तान के करीबन हजारों लोग मेरे साथ गए, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग समय पर। उनको मैंने वहाँ उन लोगों को मैं बाहर ले गया, उनकी प्रोडक्शंस डिज़ाइन की, डायरेक्ट की। यहाँ कहना ये चाहे कि मैंने इंडियन आर्ट फॉर्म्स को विदेशों में शोकेस किया थ्रू फेस्टिवल ऑफ इंडियाज। तो एक ये मेरा जरिया माश बना। दूसरा, तब तक स्पोर्ट्स के इवेंट इस देश में आए, और जाहिर है स्पोर्ट्स इवेंट सब इवेंट कंपनियां करती थी, लेकिन स्पोर्ट्स इवेंट्स में इनॉग्रल्स और क्लोजिंग सेरेमनीज मैं भी हिंदुस्तान को शोकेस करना होता था। तो बहुत सारे इवेंट्स में मैं शामिल रहा, और उसमें मैंने डिज़ाइनर और कोरियोग्राफर के तौर पर काम किया। कुछ इवेंट्स को मैंने विजुअलाइज भी किया, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी, एज अ डिज़ाइनर, एज अ कोरियोग्राफर, एज अ शो डायरेक्टर। फिर साउथ एशियन गेम्स, फिर लुसोफोनिया गेम्स, फिर उड़ीसा में गेम्स, सार्क गेम्स। ये इसलिए शायद संभव हो पाया क्योंकि मैंने थिएटर को सिर्फ थिएटर के नज़रिए से नहीं देखा। मैंने थिएटर का इस्तेमाल दूसरी जगहों पर कैसे हो सकता है इसके नज़रिए से देखा मैंने, और जिससे एक अलग विधा में काम करने का मौका मिला। तीसरा एक एरिया मैंने अपने लिए ढूंढा, वो था कि अलग अलग तरह की स्पेसेस डिजाइन करना, और उन स्पेसेस में किस तरह परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं, एग्जीबिशंस हो सकती हैं, या वो स्पेसेस परफॉर्मेंस के लिए कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। ये मेरा तीसरा एरिया रहा है। और चौथा एरिया कि जैसे हम सब लोग एक तरह से चलते फिरते टीचर्स हैं, जिन्हें मैं बेयरफुट थिएटर डायरेक्टर्स कहता हूँ। जैसे एक ज़माने में चाइना में बेयरफुट डॉक्टर्स होते थे, हिंदुस्तान में भी हम लोग एक तरह से बेयरफुट डॉक्टर्स कहलाएंगे। वो इसलिए संभव था इस देश में क्योंकि ये देश इतना, क्या कहें कि इतना डाइवर्स है, और उस डाइवर्सिटी में हम सब तरह अपने अपने मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान को देखूं तो हिंदुस्तान दरअसल को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो जो रूरल इंडिया है,
और एक आपका मुफस्सल इंडिया है और एक जो अर्बन इंडिया है। लेकिन ये भी पिछले 50 वर्षों में अलग अलग तरह के रूप ले चुके हैं। रूरल इंडिया से सेमी रूरल इंडिया हो गया और सेमी रूरल से मुफस्सल इंडिया हो गया, मुफस्सल इंडिया से अर्बन इंडिया हो गया। लेकिन अर्बन इंडिया में भी एक रूरल इंडिया बसने लगा। दरअसल इतनी डाइवर्सिटी होने चूंकि इस देश में है, और उस देश में जहां इतनी डाइवर्सिटी हो तो वहां आपको काम करने का मजा भी आता है। कुछ लोग फुल टाइम थिएटर का इस्तेमाल सिर्फ परफॉर्म करके करते हैं, कुछ लोग थिएटर का इस्तेमाल फुल टाइम करते हैं लेकिन उसको अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल करते हैं। जिसे थिएटर हिंदुस्तान का एक नजरिए से उसे नहीं देखा जा सकता। कुछ लोग थिएटर का इस्तेमाल डिसमिनेशन के लिए करते हैं जहां वो एजुकेशन का हिस्सा हो जाता है। कुछ लोग थिएटर का इस्तेमाल जो है, कुछ लोग थिएटर को ट्रेनिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग यूनिवर्सिटीज में इसको थेरेपी की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इवन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में इसको एक क्रिएटिव प्रोसेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैंने जो थिएटर किया, मैंने इन चारों स्ट्रीम्स में काम करने की कोशिश की। जैसे मेरी जर्नी चूंकि शुरू होती है कश्मीर से, और कश्मीर से जर्नी शुरू हुई और पूरे हिंदुस्तान में करीबन 80 शहरों में मैंने काम किया। और ये मेरी तरह 80 शहर 80 यात्राएं थी। कहें कि मेरी यात्राएं इतनी हो गई कि मेरी तरह से वो अलग अलग डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट हो गए, और इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में मुझे डाइवर्स तरह के लोग मिले। और अब मुझे मजा आता रहा। वो इसलिए मजा आता रहा क्योंकि मैं सिर्फ थिएटर को बॉक्स ऑफिस तक नहीं देखता था। मैं थिएटर को सिर्फ इसलिए नहीं देखता था कि मुझे उसको किसी प्रोसीनियम स्पेस में करना है। मेरे लिए थिएटर एक तरह सोशल इशू भी था। जैसे मैंने अक्सर अपनी बातों में अपने दोस्तों से कहा है कि मेरे लिए थिएटर का होना एक सोशल एक्टिविटी है, जो सोशल एक्टिविटी कुछ लोगों के लिए तो प्रोफेशन बन जाता है, कुछ लोगों के लिए वो ऐसी एक्टिविटी बन जाता है जहां वो अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नजरिए से समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं। जाहिर है कुछ लोग इसका इस्तेमाल पॉलिटिकली भी करते हैं। वो मेरा रोल नहीं था, पर जो कर रहे थे उनका वो रोल रहा होगा, और हर एक अपने अपने नजरिए से उसको देख रहा था। अब मैं जैसे अपने थिएटर मूवमेंट को या थिएटर जर्नी को देखता हूं तो मैं कभी रुक नहीं पाया एक जगह। उसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान आज करीबन 725 डिस्ट्रिक्टों में बटा हुआ है। अगर आप आंकड़े दे दें, वो 725 डिस्ट्रिक्ट फिर अलग अलग छोटी छोटी तहसीलों में बटा हुआ है, और फिर वो शहरों में बटा हुआ है। तो मैंने अंदाज लगाया कि हर शहर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट्स में अगर 10-10, 20-20 थिएटर ग्रुप्स भी हैं, अब आप उनकी क्वालिटी की बात वो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट था कि हर ग्रुप में करीबन 20 से 25 लोग शिरकत करते रहे हैं। और ये 20 से 25 लोग कौन हैं? ये सब यंग लोग उस देश के हैं जो एक तरह से अनएम्प्लॉयड हैं। ये वो लोग हैं कि अगर ये थिएटर एज अ सोशल एक्ट नहीं होता या जिसको हमने सींचा नहीं होता, तो ये संभावना है कि जो थिएटर में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में यंग लोग शिरकत कर रहे हैं, वो अपनी शाम में वहां सिर्फ मस्ती के लिए नहीं गुजार रहे हैं, अलबत्ता वो अपनी शाम में वहां क्रिएटिव होने के लिए गुजार रहे हैं। अलबत्ता वो शाम में वहां इसलिए गुजार रहे हैं ताकि वो एक नई दिशा देश को दे सकें और अब ये प्रूव कर सकें कि भाई उनकी रेलेवेंस है, वो इरेलेवेंट लोग नहीं हैं। तो करीबन उनका, अगर मैंने एक दिन अंदाज लगाया कि करीबन 40 से 50 हजार थिएटर ग्रुप्स होंगे इस देश में, करीबन 3 से 4 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। उसके साथ में अगर डांस ग्रुप्स जोड़ूं, कॉलेजों के ग्रुप्स जोड़ूं और फोक ग्रुप जोड़ूं, तो स्पोर्ट्स के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं शिरकत है वो थिएटर में ही है और इन परफॉर्मिंग आर्ट्स में है। लेकिन मेरी जर्नी के दौरान मुझे हर बार लगा कि ये जो शाम को लोग आते हैं, ये थिएटर तो कर रहे हैं, और ये थिएटर दरअसल
उनका कोई एक क्या कहें कि एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक कोई मानक नहीं है, वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। हर जगह का थिएटर अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ये कोशिश की जाती है कि सब जगह का थिएटर एक जैसा हो, जो संभव नहीं है। वो इसलिए संभव नहीं है, ये मुल्क इतना डाइवर्स है, इस मुल्क में इतनी तरह के डायलेक्ट्स हैं, भाषाएं हैं, लोग हैं, कास्ट हैं, कम्युनिटीज हैं, एथनिसिटीज हैं। तो जाहिर है इस देश में अगर इतनी मल्टीपल कम्युनिटीज हैं, एथनिसिटीज हैं, तो उसमें एक जैसा थिएटर कैसे संभव है? एक जैसा थिएटर अगर उसमें होगा भी तो मुझे लगता है वो एक थोप सब एक ही शक्ल के लोग दिखने लगेंगे, और मुझे लगता है उसे अवॉइड कर लेना चाहिए। अगर उसे आप अवॉइड करेंगे तो इसीलिए आप ये कहेंगे कि साहब बंगाल का थिएटर बंगाल का थिएटर है, महाराष्ट्र का थिएटर महाराष्ट्र का थिएटर है, पंजाब का थिएटर पंजाब का थिएटर है। इसीलिए हम अक्सर ये कहते हैं कि जो इंडियन थिएटर है वो अपनी एटीट्यूड में नेशनल है, लेकिन जहां तक उसकी एनर्जी की बात आती है, जहां तक उसकी क्या कहेंगे सेंसिबल कंट्रीब्यूशन की बात है, वो उस मामले में रीजनल है। देखो, इंडियन थिएटर का रीजनल होना जरूरी है, और इंडियन थिएटर का रीजनल होना इसलिए जरूरी है कि वो पूरी उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करती है जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है। वो उन सारे लैंडस्केप्स को रिप्रेजेंट करती है जो इसमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। मेरे लिए सोचना बड़ा मुश्किल होता है कि कैसा सब जगह एक जैसा थिएटर होगा। इसीलिए मैंने कभी कभी ये सवाल भी उठाए कि इस देश की ट्रेनिंग एक जैसे कैसे हो सकती है, कि आप फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं कि फिजिक्स की ट्रेनिंग हर जगह वो फिजिक्स ही रहेगी, मैथ हर जगह एक जैसा ही रहेगा, टेक्नोलॉजी हर जगह एक जैसी ही रहेगी, लेकिन मनुष्य अलग अलग रहेंगे, मनुष्यों की सोच अलग अलग रहेगी। इसीलिए आर्ट और कल्चर में उस तरह ट्रेनिंग एक जैसी संभव नहीं है, और जो उसको एक जैसी बनाना चाह रहे हैं तो एक तरह से पूरे मनुष्यों की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि आप प्रोग्राम्ड एक जनरेशन पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे हर बार ये लगा कि जब हम टूर कर रहे थे, जब हम ट्रैवल कर रहे थे, इन हजारों लाखों ग्रुप्स के साथ काम कर रहे थे, जिसमें हम सब ने, किसी ने 100 प्रोडक्शंस, किसी ने 150 प्रोडक्शंस, किसी ने कुछ अलग अलग तरह के ट्रेनिंग कैंप्स शुरू किए, जिन्हें हम ये कहते कि हम एक मोबाइल ट्रेनिंग स्कूल्स के इंस्ट्रक्टर्स हो गए। इसलिए मेरे हर बार ये इच्छा रहती थी कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स देश में बने जिनको हम ये कहें कि ड्रामा स्कूल ऑन व्हील्स, न कि ड्रामा स्कूल एक जगह ही रहे। अनफॉर्चुनेटली जैसे देश में ड्रामा स्कूल खुले भी तो एक ही जगह टिक गए, और वो हर एक को प्रोग्राम करने लगे और हर एक को एक ही जैसा ट्रेंड करने लगे। इसीलिए मुझे लगता है जब हमारे एक इंस्टीट्यूट से ट्रेंड लोग निकलते हैं वो एक जैसे ही हैं, वो बिल्कुल अलग नहीं हैं। उसके मुकाबले में अगर आप देखते हैं कि एक तमिल एक्टर है, वो बंगाली एक्टर से अलग है, क्योंकि वो उस ट्रेनिंग से नहीं निकला है जहां एक जैसा उसको दिखना है। और ये संभव तभी हो पाया है क्योंकि इस मुल्क की अपनी डाइवर्सिटी है, इस मुल्क की अपनी डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट हैं, और उस डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट में आप डाइवर्स रोल्स प्ले करते हैं, जो मुझ जैसे लोगों ने किए या मेरे और साथियों ने भी। यहाँ तक एक समय यह आ गया कि जब हम सबको ये लगने लगा कि हिंदुस्तान में हम सब लोगों को अपने अपनी तरह की एक नई नई ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो हमें लगा कि हम सब लोगों को न्यू एक्टर्स मेथोडोलॉजीज पर काम करना पड़ेगा, और हर एक ने अपने अपने तरीके से किया, और जिसमें मैं भी शामिल हुआ। मुझे लगा कि अगर मेरा एक्टर तैयार होना है जो मेरे साथ काम करेगा, या जिस थिएटर की मैं कल्पना करता हूँ, उस थिएटर के लिए उसको एक खास तरह की ट्रेनिंग चाहिए, जैसा कि ट्रेडिशनली होता था। ट्रेडिशनली जैसे अगर नौटंकी का एक्टर है तो वो नौटंकी में ट्रेंड होता था, देयरफॉर वो उसके लिए गायकी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती थी, इसीलिए वो नौटंकी का एक्टर कहलाया जाता था। अगर तमाशा का एक्टर था तो वो तमाशा की मेथोडोलॉजी में ट्रेंड होता था, कथकली का एक्टर कथकली की मेथोडोलॉजी में ट्रेंड होता था, और अगर कश्मीर का भांडगिरी में ट्रेंड होता था, पंजाब का मिरासी पंजाबी नकालों में ट्रेंड होता था।
इसी तरह अगर आप पूरे हिंदुस्तान को देखें, हर आदमी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप कर पा रहा था। लेकिन इस बीच में जो अर्बनाइजेशन हुई इस देश की, जहाँ ये पढ़ा लिखा आदमी, ये जो लिटरेट एक्टर आ गया, ये लिटरेट एक्टर तो न तो उस तरह विलेज से जुड़ा था, न ही वो मुफस्सल एरिया से जुड़ा था। वो अपनी अर्बनाइजेशन में एक नई तरह के सिस्टम नहीं क्रिएट कर पाया। अगर उसके पास कोई ट्रेनिंग के या सोचने और विचारने के सिस्टम्स थे, वो सारे कहीं ना कहीं से बोरोड थे, या तो वेस्ट से, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट वेस्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट ऑल दैट ट्रेनिंग, बट आई एम सेइंग इट वाज अ बोरोड ट्रेनिंग। जाहिर है कि हिंदुस्तान के एक्टर हिंदुस्तान में ही काम करना था, इसीलिए उसको अपना तरीका, अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और इस बीच में चूंकि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से काम करना शुरू किया, कुछ यंग लोगों ने अपनी तरह का थिएटर डेवलप किया, उन्होंने अपनी तरह की ट्रेनिंग डेवलप की जो उन्होंने अपनी लोकल फॉर्म से ली और उसको एक नए संदर्भों में देखने की कोशिश की। नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे बहुत लोगों ने किया, पंजाब में बहुत लोगों ने किया, सेंट्रल इंडिया में सब लोगों ने किया, यहाँ तक कि वेस्टर्न इंडिया में बहुत लोगों ने किया। तो मैंने जब शुरू किया, चूंकि मेरे पास एक विचार आया था कि क्यों ना मेरा थिएटर एक जो विदूषकों का थिएटर हो, जहां लाफ जो है वो एक फिलॉसफी बन जाए। और जब मैंने लाफ को एज अ विचार की तरफ लिया, तो जाहिर है मुझे उसके अराउंड प्लेस ढूंढने पड़े, विच मीन्स कि उसके लिए प्लेस लिखे नहीं गए थे, इसीलिए हम लोगों को उसके लिए प्लेस डिवाइस करने पड़े और प्लेस जो है वहीं डेवलप करने पड़े। जाहिर है अगर हमने प्लेस वहीं डेवलप किए तो उसके लिए एक नई ट्रेनिंग भी डेवलप करनी थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम उन सारी फॉर्म्स की तरफ जाएं जो थिएटर नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने नटों, बाजीगरों, जिन्हें हम नॉन थिएट्रिकल फॉर्म्स कहते हैं, मैंने उन्हें नॉन थिएट्रिकल फॉर्म्स की सर्वे शुरू कर दी। यहाँ तक कि मैं करीबन I traveled to around 2000 villages to collect material from these traditional acrobats, और उनका मैंने सर्वे किया, वो कैसे ट्रेंड करते हैं अपने आप को, उसको डॉक्यूमेंट किया। और उसके बाद मैंने बाजीगरों के साथ कुछ काम किया, अखाड़ों के साथ काम किया। और जब मैं ये काम कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ मेथोडोलॉजी के लिए मटेरियल जमा कर रहा हूँ, लेकिन काम करते करते आई सडनली रियलाइज दैट आई वाज डूइंग लेस ऑफ व्हाट यू कॉल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेथोडोलॉजी। मैं एक सोशियोलॉजिकल वर्क पे फंसता जा रहा था, और जो कि बहुत जरूर, बाद में मुझे लगा कि वो बहुत जरूरी था। हमने पहला एक मेला 84 में उज्जैन में लगाया, और वो मेला, मकसद उस मेले का ये था कि हम सारे इन करतबाजों को, नटों को, इन हसोड़ों को, इन कुछ जो नॉर्थ इंडिया की जो मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैं, उनको एक जगह जमा करें और देखेंगे ये लोग करते क्या हैं। तो उज्जैन में साहब हमने सोचा था 20 से 25-30 लोग आएंगे, और हमने 30 लोगों के लिए इंतजाम किया था। हमारे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन 30 लोगों के लिए हमने कहीं से कुछ फंड कलेक्ट कर लिया ताकि उनके खाने पीने का इंतजाम करें। बाकी तो उन दिनों हम सब लोग कहीं भी सो जाते थे, एक धर्मशालाओं में सो जाते थे। Instead of 25 लोग, there were around 250 people came. So we didn't know what to do. कि पहले जमाने में ऐसा होता था कि जब मेले लगते थे, मेलों में तय नहीं होता था कि साहब अगर 3 लोग हैं तो वहाँ 3000 लोग पहुंच जाते थे। इट वॉज अनलाइक कि जैसे कि आज कोई थिएटर फेस्टिवल करता है तो उसको मालूम है कि साहब मैं 10 दिन का फेस्टिवल करूंगा, हर ग्रुप में अगर 10 लोग होंगे तो 100 लोग ही आएंगे। लेकिन ये उस तरह की आर्ट फॉर्म्स के लोग थे जो पूछे बगैर, कहे बगैर पहुंच जाते थे। उन्हें लगता था ठीक है, पहुंच हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो जनाब हमने जब उनको देखा और उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, कोशिश हमने की थी कि इसको कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स डॉक्यूमेंट करे ताकि वो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन हो। तो उस वक्त जो बड़े इंस्टीट्यूट्स मध्य प्रदेश में थे, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की भाई आप इसको डॉक्यूमेंट कीजिए, बाद में हमें भी एक कॉपी दे दीजिए उसको। किन्हीं कारणों से उन्होंने नहीं किया, उन्होंने मना किया। वो एक भारत भवन नाम की एक संस्था थी वहाँ, जो कि बाद में बहुत बड़ी संस्था हो गई। दे रिफ्यूज टू डॉक्यूमेंट इट फॉर अस, विच मीन्स कि एक बहुत ही खूबसूरत मटेरियल जो अब नहीं मिलेगा,
जो अब संभव भी नहीं कि होगा भी कि नहीं होगा इस हिंदुस्तान में, वो मटेरियल हमारी अब मेमोरीज में ही है, हमारे जहन में ही है, न कि कहीं वीडियो रिकॉर्डेड हो। तो साहब हम उनके लिए रात भर खाना बनाते थे, दिन भर उनके करतब देखते थे। वहां से हमें एक समझ आ गई कि दरअसल हम जिनको बुला रहे हैं या जिनको हम देख रहे हैं, उनके पास उस तरह कोई मेथड नहीं है ट्रेनिंग का जो खास एक डिसिप्लिन में सिखाते हो। उनके साथ सारा ट्रेनिंग का मेथड था वो एक तरह से देख देख कर सीखते थे या करते करते सीखते थे। लेकिन हमारे लिए वो संभव नहीं था कि हमारे पास आज जो लोग काम कर रहे थे एक्टर्स, वो देख देख के सीखे या लगातार एक ही जगह 20 साल रहे और सीख लेंगे, वो संभव नहीं था। वहां से हमें एक अंदाज हो गया कि क्यों ना हम एक अपनी तरह का एक जिम्नेजियम पैदा करें। जैसे स्पोर्ट्समैन का जिम होता है, तो हमने कहा कि एक्टर्स के लिए एक अलग तरह की जिम की जरूरत है, जहां वो अपनी तरह की प्रैक्टिसेस करें। और वो जिम दरअसल उस तरह का ना हो जिस तरह का जिम अब का है। देयरफॉर हमने उसको एक्टर्स जिम्नेजियम कहना शुरू कर दिया और हिंदी में उसको हमने रंग खेलवा के नाम से प्रचलित किया। और उसमें बहुत सारे एक्टर जुड़े जो खास तरह की वहाँ अब ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद हमें लगा कि भाई हमें तो क्योंकि विदूषक पर काम करना, इस आइडिया ऑफ लाभ पर काम करना, हम थोड़ा बहुत सर्कस की ओर गए। मैंने जाकर एक सर्वे की, तेलीचेरी नाम की एक जगह है केरला में जहाँ सारी सर्कस कंपनियों के ऑफिसेज हैं और वहीं जाकर सारे कंपनियां जो है वो रिक्रूट करते हैं अपने लोगों को। तो उनके पास जाकर जब हमने उनके सारे तरीके ढूंढे, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का तरीका था, तो उसको भी हम लोगों ने किसी तरह अपनी ट्रेनिंग में लाए। तीसरा था कि ये एक्टर कैसा है जो सबको गुदगुदी करता है, जो सबको हंसाते हंसाते अपनी बात कह जाता है। तो हमने देखा कि हिंदुस्तान शायद वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा अगर सेकुलर आर्ट फॉर्म्स हैं वो शायद हिंदुस्तान में ही हैं। जब मैं सेकुलर आर्ट फॉर्म्स की बात करता हूं, वो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती थी नॉर्थ इंडिया में। जैसे अगर मैं कश्मीर जाऊं तो भांडपत्र थी, फिर पंजाब आऊं तो नकाल थे, पंजाब के बाद में राजस्थान जाओ तो बोपा बोपी थे, इसी तरह फिर लखनऊ जाऊं तो वहाँ कश्मीरी भांड थे। इसी तरह हमने क्या कोशिश की, हमने इन सारे जो एक्टर्स जीवन भर एक ही रोल करते रहे इन आर्ट फॉर्म्स में। कोई मस्खरे के नाम से जाना जाता था, कोई सोंगाड़िया के नाम से जाना जाता था। तो हमने इन सबको कहा कि भैया क्या हम एक साथ मिल सकते हैं। हमने इन सारे दिग्गज लोगों को एक जगह इनवाइट किया और ये मानिए एक एक्टर जो उस वक्त जब वो उस वर्कशॉप में आया, कोई 60 साल का था, कोई 65 साल का था, कोई 50 साल का था, जो पिछले 40 वर्षों से एक ही तरह का रोल करता आ रहा था। वो रोल था उसका मस्खरे का या क्लाउन का या विदूषक का। और इन सबको जब एक भोपाल में ये सब एक प्लेटफॉर्म पर जब जमा हुए, अब उनके लिए मुश्किल थी, ये अलग अलग भाषाओं से आए थे। ऐसा लग रहा था एक बड़े हॉल में अलग अलग खलीफा एक दूसरे का खेल देखने के लिए वेट कर रहे हैं और हर खलीफा एक दूसरे को बताने के लिए तैयार बैठा है, देखो मुझ में कितनी क्षमता है। और आपस में चूंकि एक दूसरे को जानते नहीं थे, एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, हुआ यूं कि एक खलीफा ने एक हरकत शुरू कर दी, उसमें बाकी आहिस्ता करके एक एक करके बाकी लोग जुड़ते गए। अंत में इट बिकेम अ चेन ऑफ परफॉर्मेंसेस in multiple languages, and therefore there was this multiple humor which became ultimately a improvised performance which became another training system for us. और therefore इस तरह के काम हम लगातार करते रहे। मकसद अब हमारे लिए रंग विदूषक में एक बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई हमारे पास जाहिर है कोई एक्टर 10 साल के लिए तो आएगा नहीं, और जिस उम्र में वो आएगा उसकी उम्र 20 साल का होगा और 20 साल में उसका शरीर तय हो चुका है, 20 साल में उसकी सोच तय हो चुकी है, वो खास तरह सोचने लगा है, वो खास तरह प्रोग्राम हो चुका है कि वो सारे उसके शरीर को कैसे हम
उन सारी एक्सरसाइजेज में डालें ताकि वो शरीर को एक नए संदर्भों में देखने की कोशिश करें। कि ये भी दिक्कत थी कि अगर हम उससे कहें कि भाई चलो तुम कुछ कसरत करो, कुछ एक्सरसाइजेस करो, तो वो शायद 2 दिन भी ना वहां टिके, कि उसके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि थिएटर अंत में शब्द है, शब्द के अलावा थिएटर नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि लेट्स डेवलप इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग हिम। और इनडायरेक्ट मेथड्स क्या थे कि हम लोगों ने कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सरसाइजेस डेवलप की, कुछ जिसको ये रंग खेलवा जो हमारा जिम था वो एक एक्सरसाइजेस का अखाड़ा बन गया। जैसे कुछ लोग जंप करने से डरते थे, जाहिर है 20 साल की उम्र में उसको लगता था मैं कहीं गिर न जाऊं, तो हम लोगों ने एक पूरा फ्लोर बनाया था अपने नेट से, जो आप स्पोर्ट्स में आप देखते हैं। और उस नेट पर जब चलता था, वो उछल कूद करता था, तो उसके वो सारे डर कम हो जाते थे। देखो वो एक नेट था जो उससे एक्सरसाइजेस करवा रहा था। इसी तरह हम लोगों ने कुछ प्रॉप्स डेवलप किए। दरअसल वो प्रॉप्स ही एक तरह से परफॉर्मर्स हो गए। इट वॉज ए प्रॉप विच वॉज मेकिंग हिम टू एक्ट, विच वॉज इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रेनिंग हिम। अब आप ये कहेंगे साहब ये आपने कहाँ से लिया? चूंकि शुरुआती दिनों में जब हम टूर कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह जा रहे थे, हमने देखा था कि हमारे यहाँ जो कुछ ट्रेडिशनल एक्टर्स हैं उनके शरीर, वो तो उस तरह तो कोई ट्रेनिंग नहीं वो कर रहा है, लेकिन उनके शरीर उतने फुर्तीले हैं, वो शरीर उतने ही फ्लेक्सिबल हैं। भाई वो कैसे है कि जब हमने उसकी क्या कहें उसके बारे में जानना, उसका विश्लेषण शुरू कर दिया, तब हमें अंदाज हुआ कि दरअसल वो जिस ऑक्यूपेशन से आता है वो ऑक्यूपेशन दरअसल उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। अगर वो मछुआरा है तो वो जब अपना नेट को खींचता है तो वो नेट जो है उसे एक्सरसाइज करवाता है उसके शरीर की। तो देयरफॉर वी कॉल्ड इट ऑक्यूपेशनल एक्सरसाइजेस, क्योंकि हमारे देश में जो परफॉर्मर है वो किसी न किसी ऑक्यूपेशन से जुड़ा भी है। देयरफॉर ऑक्यूपेशन बिकेम हिज ट्रेनिंग, और अल्टीमेटली वो ट्रेनिंग उसने अपने परफॉर्मेंस में यूज की। ये पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का थिएटर यूज हो रहा था, और ये मैं ही नहीं कर रहा था, which means कि I was trying to develop this whole training methodology and theater from what was around me। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में जब भी कोई आदमी थिएटर करता है वो उसे मालूम नहीं होता कि वो थिएटर कर रहा है। उसे ये मालूम है कि मैं शाम को एक जगह बैठा हूँ जहां मुझे खुद को देखना है, और वो खुद को देखते देखते कब अपने खुद को परफॉर्मेंस में देखता था इसको पता नहीं चलता था। और ये इसी वजह से शायद वो सरवाइव भी किया। और उसी वक्त दूसरी तरह का थिएटर भी था जो इस थिएटर को अपना एक व्यवसाय भी मानता था। वो अलग अलग थिएटर कंपनीज थी, वो अपनी तरह से पूरे सीजन में परफॉर्म भी करते थे और अपनी रोजी रोटी भी कमाते थे। वो चाहे तमिलनाडु का ये सभा थिएटर हो, या उनका जो ट्रेडिशनल थिएटर हो, तेरुकुतु हो या नौटंकी हो, इस तरह के बहुत सारे थिएटर है जो जिनको मैं कहूँगा जरियाए माश वाले थिएटर थे। लेकिन जरियाए माश के साथ साथ इधर से इस तरह का थिएटर भी चल रहा था जो जरियाए माश नहीं था, लेकिन एक तरह की ट्रेनिंग का थिएटर था और एक नई तरह की समझ जो पूरे समाज को दे रहा था, और एक नई तरह की कमिटमेंट भी थिएटर को दे रहा था, और हजारों लाखों लोग इसमें शामिल हो रहे थे। लेकिन इस बीच में अगर आप पिछले 40 साल पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि जिससे हम आज मॉडर्न थिएटर कहते हैं, दरअसल उससे हमें अर्बन थिएटर कहना पड़ेगा। ये मॉडर्न तो अंत में सभी कुछ मॉडर्न ही है, क्योंकि 60s या 70s में एक थिएटर हुआ जो बड़े बड़े शहरों में शुरू हुआ, चाहे उस वक्त के जो शहर थे, चाहे वो जयपुर था, चाहे वो लखनऊ था, चाहे वो कानपुर था, चाहे वो भोपाल था, चाहे वो चंडीगढ़ था, अमृतसर था, या बहुत सारी चेन्नई था, या आपको बेंगलुरु था, या त्रिवेंद्रम था। इन जगहों पर जो एक थिएटर शुरू हुआ तो वो दरअसल एक ऐसा, क्योंकि जो मुफस्सल इलाकों का जो आदमी शहरों की ओर आ रहा था
Therefore वो एक लिटरेट आदमी का थिएटर था। वो लिटरेट आदमी शहरों में आकर अपनी शाम को खुद को व्यस्त करना चाहता था। वो अपने आप को क्रिएटिवली इन्वॉल्व रखना चाहता था और उसको ये लगने लगा था कि मेरे ये करने से मेरी अपनी डेवलपमेंट हो रही है। उसे ये मालूम था कि मेरे ये करने से ये काम जो है अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल हो सकता है। और उसको उसी में से फिर कुछ लोग निकले जिन्होंने इसको एक प्रोफेशन की तरह लिया। लेकिन जिन्होंने इसको प्रोफेशन की तरह लिया उन्हें लगा कि फिर सारा थिएटर हिंदुस्तान का हमारे जैसा ही होना चाहिए था, जो कि संभव नहीं था। जाहिर है अगर उस वक्त करीबन 7, 8, 10 लाख लोग थिएटर में जुटे हुए थे, 10 लाख तो पूरे 10 लाख प्रोफेशनल एक्टर्स होना संभव नहीं था। मान लीजिए ऐसे 10 लाख एक्टर होते इस देश में उस वक्त, तो जो अभी थोड़े बहुत जो रोजी रोटी कमा रहे हैं तो वो भी शायद नहीं कमा पाते। लेकिन उन्होंने अपना थिएटर से जुड़ने का मतलब था कि थिएटर के जरिए वो एक नया दूसरा कौन सा प्रोफेशन अपने लिए क्रिएट कर सकता है, जैसे कि मैंने किया, हम सब ने किया। कुछ बाद में स्कूलों में टीचर्स हो गए, कुछ इंजीनियर्स हो गए, कुछ डॉक्टर्स हो गए। भले ही वो परफॉर्मर्स नहीं हुए हों, लेकिन हमारे लिए वो एक बेटर ऑडियंसेस हुए और वो एक तरह से सोचने विचारने वाले लोग हो गए हैं, जो कि हमारी पूरी जर्नी रही है थिएटर की। तीसरा, हमें ये एक बार और सोचना चाहिए कि ये 70s के बाद, जिसको हम इंडियन अर्बन थिएटर की मूवमेंट कहते हैं, जिसको हम गलती से मॉडर्न इंडियन थिएटर कहते हैं, मैं उसको इंडियन अर्बन थिएटर, इंडियन थिएटर ऑफ लिटरेट्स का कहता हूँ। लेकिन उसी वक्त मुफस्सल इलाकों में भी थिएटर हो रहा था। अब 80s और 90s में जब आप आते हैं, आप देखेंगे कि ये सारे शहर अब रह गए हैं वहीं के वहीं, लेकिन इस बीच में दूसरे नए शहरों ने वो टेक ओवर किया थिएटर, और उन नए शहरों से और छोटी जगहों ने ये थिएटर टेक ओवर किया। तो एक तरह से एक थिएटर का जो एक अपना एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत एक नए तरह के लोग जमा हो गए हैं। आज जब बड़े शहरों के लोग अपना थिएटर लेकर छोटे शहरों में जाते हैं, वहां उनकी ऑडियंस कौन होती है? वो कॉमन मैन नहीं होता है। उनकी ऑडियंस दरअसल वही लोग होते हैं जो कभी न कभार थिएटर से जुड़े हो रहे हैं, या कभी न कभार उन्होंने थिएटर देखा हो, या थिएटर में किसी न किसी तरह से उनकी शिरकत हुई हो। दरअसल ये वही लोग हैं जो लाखों की संख्या में अपनी छोटी छोटी जगहों पर थिएटर कर रहे थे। और उसी में वो जाहिर, उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक ट्रेडिशनल मोड से भी आते थे, जो एक तरह से एग्रेरियन मोड से आते थे और एक एग्रेरियन ट्रेनिंग लेकर आ रहे थे। उनकी जीवन में ही आर्ट एक वे ऑफ लाइफ का हिस्सा बन गया था। जाहिर है कि मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं आर्ट में, कि उन सब ने एक्चुअली वे ऑफ लाइफ से ही कुछ सीखा है। कि वे ऑफ लाइफ, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती थी, इसका मतलब है कि मेरी वे ऑफ लाइफ में आर्ट कहीं ना कहीं था। या अगर हमारे उत्सवों में लोग नाचते थे, गाते थे, वो अपनी सेलिब्रेशन के लिए गाते थे, अपने फसलों के लिए गाते थे, उनकी हमारी जीवनचर्या में वो आर्ट था। कुछ लोगों ने उस आर्ट का इस्तेमाल अपने प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल किया। अदरवाइज 90% जो थिएटर में गाना गाते हैं लोग, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सिंगर्स, दे आर नॉट ट्रेन्ड, बट उनकी एक जो वे ऑफ लाइफ की ट्रेनिंग है वो उनके काम आई। अब उस वे ऑफ लाइफ को आप कैसे नए थिएटर में ट्रेनिंग की तरह इस्तेमाल करें, ये हमें देखना पड़ेगा। वो चाहे आप चाहे अपनी जब मतलब ट्रेनिंग करते हैं एक्टर की, वो आप दरअसल कहाँ से करते हैं? आप लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ हिंदुस्तान में पहले सब्जी बेचने का रिवाज और सामान बेचने का जो रिवाज था, वो लोग आते थे, हॉकर्स चिल्लाते थे, आवाज देते थे, कुछ लोग गाकर सामान बेचते थे। बीच बीच की उन्होंने इस आर्ट का इस्तेमाल हर बार ही किया है अपना सामान बेचने के लिए। ये कोई नया नहीं हो रहा है कि जहाँ आर्ट का इस्तेमाल अलग मतलब क्या कहते हैं मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। ये ट्रेडिशनली होता ही आ रहा था। कोई रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर अपनी चाय बेच रहा था, कोई ककड़ी बेच रहा था। यहाँ तक कि आगरा शहर में नजीर जैसे शायर
इन ककड़ी वालों को, सब्जी बेचने वालों को गाना लिख कर देते थे, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो ककड़ी बेचने के लिए। कि हमारे एक हिंदुस्तान शायद वाहिद एक ऐसा मुल्क है, अगर आप सुबह घर से निकलेंगे और अपना 5 किलोमीटर तक ट्रैवल करेंगे, अगर आप नजरी खुली रखेंगे, आप पाएंगे कि आप 5 किलोमीटर का जो आपने यात्रा की है, उस 5 किलोमीटर में आपको कम से कम 100 प्रोफेशंस दिखेंगे। कि हिंदुस्तानी आदमी को नए प्रोफेशंस क्रिएट करने की एक क्षमता है उसमें, और वही क्षमता उसको बचाती भी है। ये वही क्षमता है जो हिंदुस्तान के थिएटर या आर्ट्स को डाइवर्स बनाती है। इसीलिए मैं उसको कहता हूँ कि जो मल्टीपल रोल्स थिएटर प्ले करता है हमारी डाइवर्स कंडीशंस में। अब कुछ मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्रश्न दें ताकि मैं उसका जवाब करूं। डॉली जी पूछती है कि नहीं डॉली जी, हमने दरअसल एक दूसरे से सीखा है, हमने आसपास की जिंदगियों से सीखा है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम तब होती है कि जब लोग कहते हैं कि साहब मेरा वाला थिएटर ही थिएटर है। दरअसल हर एक का अपना थिएटर है। मुझे लगता है जब हम कहते हैं मेरे वाला थिएटर ही थिएटर है, तब प्रॉब्लम होती है। इला अरुण का थिएटर अलग है, बंसी कौल का अलग है, क्योंकि इला अरुण के थिएटर में वो शायद भूल जाती होंगी, अगर वो याद करेंगे। हो सकता है इला अरुण की थिएटर में इला अरुण के माँ का भी हाथ हो, जो उनको कहीं ना कहीं अपने आर्ट फॉर्म्स में दिख रहा है, या जहाँ वो पैदा हुई है वो कहीं ना कहीं दूसरा रूप लेकर उनकी आर्ट फॉर्म्स में आता है। ऐसे डॉली आपकी भी जब आप डिजाइन करती हैं, अगर आप थोड़ा आंखें बंद करें, यू विल सी कि यू विल फाइंड कि आपकी मदर कैसे काम करती थी, उसका असर आपके डिजाइन पर कैसा पड़ा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो थिएटर का आदमी है या थिएटर डायरेक्टर्स या एक्टर्स हैं, उनको 2 तरह की यात्राएं करनी चाहिए। एक तो उसको यात्रा उल्टे होकर करनी चाहिए, कि वो पीछे लौटना चाहिए उसको, कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे हुआ था, मैंने अपने पास से क्या सीखा, मेरे पूरे जो दोस्त यार या जहाँ मैं रहती थी या रहता था वहां से क्या सीखा। तो आई कॉल इट अ रिवर्स जर्नी। और दूसरी जर्नी है जो अब आप कर रहे हैं। इसलिए मुझसे एक बार किसी ने सवाल पूछा था कि साहब आप की जर्नी के पीछे क्या मकसद है। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, लेकिन मैं कहता हूं कि दरअसल अपने यहाँ उसका मेरे लिए उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है। कि जब मैं कश्मीर से निकला था तो मैं कहता हूं कि मैं एक पेबल की तरह पहाड़ों से लुढ़क कर नीचे आया। जब मैं लुढ़क रहा हूँगा तो मैंने अपने ऊपर मिट्टी लपेटी, हवा लपेटा, बर्फ लपेटी। तो दरअसल मैं पेबल न रहकर पेबल के चारों तरफ दरअसल उस सारी जो मेरी जर्नी थी उसने उसको पेबल को कवर किया। जब मैं शहरों में पहुंचा तो उस पर धूप लगी, और धूप लगने से उसकी जो मिट्टी बर्फ जो पिघल गई, जो कीचड़ था वो मिट्टी बनकर सूख गई। इसका मतलब है कि हम सब लोग अपनी जर्नीज के दौरान लाइफ को इम्बाइब करते हैं। देयरफॉर हमारे लिए जर्नी करना इसलिए जरूरी है। द आइडिया इज टू इम्बाइब द क्रिएटिविटी, द आइडिया इज टू इम्बाइब द व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम पास्ट और प्रेजेंट। Idea is not what you have learned from institutes where you have been programmed to do a certain kind of theater. The problem is arts can't be programmed, actor can't be programmed, production can't be programmed. The moment, that's my problem with training institutes in this country, they try to program you, or they try to appropriate what is already happening or what has already happened. कि हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। दरअसल एक अप्रोप्रिएशन का जो दौर है आर्ट्स में, दिस हैज टू गो। इसी तरह अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम। अगर हम प्रोग्राम होने लगे हैं तो हम सब एक जैसा ही थिएटर करेंगे। अगर हम प्रोग्राम होने लगे हैं तो हम एक दूसरे की फोटो कॉपी होंगे। इसी तरह आज भी मैं देखता हूँ कि करीबन 70 थिएटर डिपार्टमेंट्स हैं पूरे देश में, और करीबन 4, 5, 10 ड्रामा स्कूल्स हैं। हर ड्रामा स्कूल में एक ही तरह की ट्रेनिंग है, हर ड्रामा स्कूल में एक ही तरह की स्पीच ट्रेनिंग है, हर ड्रामा स्कूल की एक ही तरह की एक्सरसाइज है, और हर थिएटर डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं वो, लेकिन मूलतः एक ही है। या कुछ जो लोग इस बीच में विदेशों आते हैं तो विदेशों से वो कुछ नया सीख कर आते हैं जो ऑलरेडी यहाँ हो चुका होता है,
लेकिन हमसे ये कहा जाता है कि दरअसल ये असली थिएटर है। भाई दरअसल जरा अपना यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पीछे जाए। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई रोमांटिक नहीं हूँ अपने पास्ट के लिए और प्रेजेंट के लिए, मैं रोमांटिक नहीं हूँ अपने विलेज या अपने रूरल इंडिया या अपने ट्रेडिशंस के लिए। मैं अपने ट्रेडिशंस और अपने आसपास जो हो रहा है उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता हूँ कि उसको मैं नए संदर्भों में कैसे देखूं। मतलब जैसे कि ये कैसे संभव है कि इस देश में सारे प्रोसिनियम थिएटर्स हों। भाई अगर सारे प्रोसिनियम थिएटर्स होंगे तो थिएटर भी प्रोसिनियम जैसा ही होगा। इसीलिए अगर आप देखें हम सब की थिएटर प्रोडक्शन जो हैं वो प्रोसिनियम थिएटर से प्रभावित है, जिसमें दो अलग तरह के तबके पैदा हुए हैं, एक करने वालों का तबका, एक देखने वालों का तबका। और एक करने वाले वो अलग तबका हो जाते हैं और जो ऑडिटोरियम में बैठते हैं वो अलग तबका हो जाते हैं, और वो एक ही तरफ से आपको देखता है, वो आपको तीन तरफ से नहीं देख पाता है, क्योंकि वो एक सहूलियत है। क्योंकि ये सारा जो आइडिया ऑफ ब्लैक बॉक्स और प्रोसिनियम बॉक्स जो है ये या तो आपका वेस्ट से आया है या कभी कभार आपके नाट्यशास्त्र में भी ऐसे ही कुछ कल्पना थी। लेकिन सही माने में परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर वो अलग होना है, हर व्यक्ति का थिएटर अलग होगा या अलग हो रहा है, वो उसकी स्पेसेस की वजह से हो रहा है। आप देखेंगे जब कहते हैं कि ये बेसिकली परफॉर्मेंस स्पेस है जो आपका थिएटर बदल रहा है, ये आपकी वो परफॉर्मेंस स्पेस है। वो इसीलिए हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस स्पेस का मतलब क्या होता है। परफॉर्मेंस स्पेस का मतलब होता है कि एक स्पेस जो एवोल्यूशन के तहत बदलती रही है। अगर हम ग्रीक थिएटर में ही जाएं तो आप उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो वो वैसा नहीं था जब शुरू हुआ था। देयरफॉर उसका भी उस स्पेस का भी अपना एवोल्यूशन है, वो एवोल्यूशन के तहत वो परफॉर्मेंस भी बदलती गई है। इसी तरह जैसे आप देखेंगे कि हम सारे थिएटर डायरेक्टर्स, आप सब ने कहीं ना कहीं अलग अलग जब हम परफॉर्मेंसेस करते रहेंगे, हर जगह जाहिर है क्लोज हाउसेस नहीं थे, थिएटर्स नहीं थे, तो हम लोगों ने वहाँ लोकल वहीं के स्पेसेस को इम्प्रोवाइज किया, उनको डिवाइस किया, और वो स्पेसेस ने हमारा एक नई तरह की थिएटर की एक रूपरेखा बनाई। Therefore we were designing spaces, and therefore we were designing performances. So it was a performance which was designing the space, and it was space which was designing the performance. So एक वैसा वर्षा ये काम चल रहा था। और जो मुझे लगता अब वापस आकर जरूरत पड़ेगी आपको इसकी, जिन्हें इस बात की ट्रेनिंग है कि आने वाले दिनों में क्या हम प्रोसिनियम में ही परफॉर्म करेंगे, नहीं। अगर हमने ये ट्रेनिंग अपने आप में जिंदा रखी होती कि अल्टीमेटली द स्पेस विच विल टेल यू हाउ टू परफॉर्म, हो सकता है कि एक ऐसी स्थिति बने इस महामारी के बाद जहां आपको अलग अलग स्पेसेस ढूंढनी पड़ेंगी परफॉर्म करने के लिए, जहां आप बहुत एक दूसरे के नजदीक नहीं बैठे होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, जब मैं नट्टू ने मुझे सिखाया, जिनको मैं कहता हूं नॉन थिएटर फॉर्म्स, कि वो अक्सर नट्टू से आप जब सवाल करते थे कि भाई आप कहाँ परफॉर्म करते हो, तो वो कहते थे, उनका एक सीधा साधा जवाब होता था, वो कहते साहब हम तो 3 जगह पर परफॉर्म करते थे। हम पूछते थे कहाँ कहाँ, क्योंकि एक तो जमीन पर परफॉर्म करते हैं, एक आसमान में परफॉर्म करते हैं, और आसमान और जमीन के बीच में हम परफॉर्म करते हैं। इसके लिए ये 3 स्पेसेस परफॉर्मिंग स्पेसेस हो जाती है। देखो नट वाकई अगर आप देखें, वो जमीन पर पहले ढोल बजाता है, फिर रस्सी पर चढ़ता है, फिर रस्सी पर एक छलांग मारता है, जो ऐसी स्पेस में वो परफॉर्म करता है जो स्पेस डिफाइंड नहीं है, जो स्पेस फिजिकल नहीं है। Therefore, unless we learn that, इसीलिए मैं कहता हूँ कि there is a difference between a actor and a performer also, क्योंकि actor sometimes tends to become very technical. Technically is very good, is very brilliant. He knows कि मुझे कब कितना करना है। लेकिन परफॉर्मर, जब एक्टर परफॉर्मर बनता है तो उसने वो इट्स लाइक बाद में वो काम जो है फुर्सत से करता है। वो एक फुर्सत क्या कहते हैं, एक फुर्सत को वो पाता है। जैसे एक बड़ा म्यूजिशियन, अगर आपको याद हो, जब मल्लिकार्जुन मंसूर जैसे लोग या भीमसेन जोशी जैसे लोग, जब ये लोग परफॉर्मेंस से पहले आकर स्टेज पर बैठते थे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स मिलाते थे, और फिर एक बहुत ही इनफॉर्मली आपकी तरफ देखते थे,
फिर एक दूसरे से बात करते थे, वो एक तरह का वो क्या कहे, जिसको कहे ना, एक बिगिनिंग का आपको इन्वॉल्व करना इनटू द परफॉर्मेंस, जिसको कहें कि वो एक इनफॉर्मलिटी क्रिएट करते थे, और चूंकि वो परफॉर्मर ही वो इनफॉर्मलिटी क्रिएट कर सकता है। एक्टर टेंस होने लगता है, वो टेंस होने लग रहे, मुझे कोई छेड़ तो नहीं रहा, मुझे कहीं से डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है, तो वो उससे जो कि इनमें नहीं था। मुझे याद, जैसे मल्लिकार्जुन अंसुर अपनी टोपी उतारते थे, फिर पीयूष सिर पर हाथ फेरते थे, वो उनका एक्चुअली एक तरह का पूर्व रंग था। वो एक परफॉर्मर का पूर्व रंग है, जहां वो आपको भी कंफर्टेबल फील करवाते हैं और खुद भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। देखो, दैट इज अ परफॉर्मर्स पूर्व रंग। और परफॉर्मर जो है वो एट ईज रहता है। परफॉर्मर को लगता है कि वो खेल कर रहा है। परफॉर्मर जब एक्टिंग परफॉर्मेंस बनती है, दैट इज वेयर यू अचीव। अदर्स परफॉर्मर एक्टर टेंड्स टू बिकम वेरी व्हाट आई कॉल इलस्ट्रेशनल, कि बहुत ही कहता है कि साहब मैं, मतलब जैसे फाइन आर्ट और इलस्ट्रेशनलिज्म में फर्क है। फाइन आर्ट की स्थिति ये है कि आप बहुत ही चीजों की इंतहा तक जाते हैं और वहां आप डिटेल्स में जाते हैं, इंटरक्रेसीज में जाते हैं, सटलिटीज में जाते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन वहां तक नहीं जाती। देयरफॉर मुझे हर बार लगता है जब एक्टर वो इलस्ट्रेशन तक ही रहता है, वो परफॉर्मर जब होता है वो एक्टर बिकमिंग अ परफॉर्मर। और उसके लिए मैंने एक बार मैं किन्हीं ट्रेडिशनल परफॉर्मर से बात कर रहा था, वो गोंदल के परफॉर्मर थे। तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि भाई आप कैसे 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में नई एक परफॉर्मेंस इजाद करते हैं या डिवाइस करते हैं। तो उनका बहुत आसान सा जवाब था। उन्हें कहा कि दरअसल में जब बचपन में मेरे पिताजी ने मुझको 500 हरकतें सिखाई, 500 गाने सिखाए, 500 उछल कूद सिखाई, 500 कहानियां बताई, वो मैं सारे जमा करता रहा और अपने दिमाग के बैग में डालता रहा। यानी कि कहने का उसका ये मतलब था कि वो एक रेpertoire क्रिएट कर रहा था। इसीलिए जो परफॉर्मर है वो जेस्चर्स का रेpertoire जमा करता है, साउंड्स का रेpertoire बनाता है, गाने का रेpertoire बनाता है, और जब वो परफॉर्मिंग स्पेस पर आता है फिर वो रेpertoire को यूज करता है। रेpertoire का मतलब ये नहीं कि आपने कितने प्लेस किए हैं। देखो, रेpertoire इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी मोर थिंग्स। इसीलिए जरूरी है जब हम कहते हैं कि साहब अल्टीमेटली थिएटर क्या है, अगर मुझे थिएटर को डिफाइन करना हो, क्या थिएटर सिर्फ वाचिक है? नहीं। जैसे अभी कुछ दिन पहले डॉली कह रही थी भाई व्यवहारिक भी है। थिएटर दरअसल बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। बहुत सारी भाषाएं एक जगह जब आकर मिलती है तब वो थिएटर हो जाता है। वो एक भाषा नहीं है। दरअसल भाषा से मेरा तात्पर्य ये है कि शब्द एक भाषा है थिएटर की, म्यूजिक एक भाषा है थिएटर की, डिजाइन एक भाषा है थिएटर की, कॉस्ट्यूम एक भाषा है थिएटर की, सेट एक भाषा है थिएटर की, लाइट, साउंड, फिर एक्टर को भी अगर आप हिस्सों में बांटने लगेंगे, जेस्चर उसकी एक भाषा है। देखो, थिएटर इज अ कोलाज ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। इट कांट बी जस्ट अ शब्द शब्द शब्द। जहां शब्द थकता है वहां जेस्चर टेक ओवर करता है, जहां जेस्चर थकता है वहां म्यूजिक टेक ओवर करता है। अगर आप देखेंगे ये सारी भाषाएं एक दूसरे के लिए वेट कर रही होती है कि भाई जहां तुम थकोगे उससे आगे मैं चलूंगा। ये वैसा ही है जैसे आप 800 मीटर रेस करते हैं, एक छोड़ता दूसरा टेक ओवर करता, दूसरा जाता, क्योंकि वो देयरफॉर जैसे एक थिएटर ग्रुप एक कलेक्टिव एफर्ट है, ऐसे ही जो है परफॉर्मेंस भी जो है इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ मेनी लैंग्वेजेस। देयरफॉर इट इज मेनी लैंग्वेजेस। जब एक्टर कहता नहीं सिर्फ शब्द ही थिएटर है, तब मुझे लगता है वो गलती करता है। दरअसल वो शब्द उसके लिए सिर्फ थिएटर हो सकता है जो सिर्फ अपने आप को लिमिट करता है सिर्फ शब्द तक, सिर्फ बोलने तक, लेकिन बोलने से बाहर निकलना पड़ेगा उसे उसको। इसीलिए हम कहते हैं कि थिएटर जो है वो मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, थिएटर मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। दरअसल थिएटर
लीनियर नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर आप पेड़ को देखें, इसीलिए हम उसको अक्सर कहते हैं कि ट्री का अपना एक आर्किटेक्चर होता है। अगर आप पेड़ को देखें, उसका एक तना होता है और उस पेड़ में फिर शाखाएं होती है। आप एक शाखा पर नजर जब दौड़ाते हैं, वहां से दूसरी एक टहनी शुरू होती है। कभी कभार आप आधे से कर दूसरी टहनी पर चले जाते हैं, फिर आप वापस आते हैं। तो एक तरह से मल्टीपल जर्नी है ऑफ द ट्री। इसीलिए उसको हम कहते हैं कि ट्री आर्किटेक्चर। इसीलिए थिएटर जो है वो एक ट्री आर्किटेक्चर की तरह है, जो मल्टीपल जर्नीज और मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। इसीलिए उसके लिए एक्टर भी वैसा ही तैयार करना पड़ेगा, नहीं कि हम लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम लिमिट कर रहे हैं एक्टर को, ये कहकर कि तेरा काम सिर्फ जो प्ले राइट ने लिखा है उसको कहना है। नहीं, उससे ज्यादा आपको करना है और उससे ज्यादा आप करते भी हैं। और वहीं जाकर अंत में शायद हिंदुस्तानी थिएटर भी होगा, और हिंदुस्तानी थिएटर वही मेरे लिए है। और मैंने उसी थिएटर को देखा है, और घूम घुमकड़ी के दौरान अब जाकर मैं थोड़ा बहुत एक जगह टिका हूँ और उसी का इस्तेमाल मैं अब अपने इवेंट्स में भी यूज करता हूँ। और उससे जाहिर है कि मेरा थिएटर एनरिच हो रहा है, और वो जिन इवेंट्स के लिए मैं काम करता हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो शोकेसिंग इंडिया हो in terms of spaces or in terms of wanting to know how many art forms we have. That is what is India, and that is what is my diverse context in as a multiple role. इसी तरह जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने बीच में अपना एक काम शुरू किया था कुछ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ, जहां उन्हें मैं ये नहीं बताना चाहता था कि भाई तुम थिएटर सीखो। जाहिर उन्हें थिएटर नहीं सीखना था। अलबत्ता थिएटर के जो कुछ खेल हैं, कुछ नई एक्सरसाइज जो हम बनाते हैं आपस में, वो दरअसल सिर्फ एक्टर के लिए नहीं है, वो किसी के लिए भी है। वहाँ मैं जब भी उनके साथ वर्कशॉप करता था, आई यूज्ड टू टेल देम टू टेक दिस रिवर्स जर्नी। और जिस प्रोडक्ट को वो आज बेचना चाहते हैं, अगर वो उसी रिवर्स जर्नी में उस प्रोडक्ट को ले जाए, जरा इसकी कल्पना करें रिवर्स जर्नी में उस प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे। और जब वो उसकी कल्पना करता था, वही रिवर्स जर्नी बाद में जो है आगे की जर्नी बनती थी। इसीलिए मुझे लगता है एक्टर के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल इज पेयर जिंट। और जो पेयर जिंट जो प्ले है, दरअसल पेयर जिंट इज नॉट अ प्ले मेंट फॉर व्हाट यू कॉल ऑडियंसेस, वो इज मेंट फॉर एक्चुअली एवरी ह्यूमन बीइंग। इसलिए पेयर जिंट जैसा प्ले यूरोपियन कंट्रीज में मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, टू फाइंड आउट कि पियर जिंट जो था, वाज ही अ बैड मैनेजर ऑफ हिज लाइफ और अ गुड मैनेजर ऑफ हिज लाइफ। उसकी जर्नी जो है वो एक एक्टर की जर्नी है। वो उस बेसिकली जर्नी पियर जिंट की नहीं है, वो जर्नी एक एक्टर की जर्नी है। वो एक जर्नी उस ह्यूमन बीइंग की है जो अपने आप को मल्टीपल रोल्स में देखता है। अगर ह्यूमन बीइंग अपनी जर्नी को मल्टीपल रोल्स में देखेगा, वही बाद में एक्टर की जर्नी हो जाती है, थिएटर की जर्नी हो जाती है। नो, इट इज ऑलरेडी कोई पूछ रहे हैं कि पायल सिस्टमाइज कैसे किया जाए इसको। इट्स ऑलरेडी बीइंग सिंथेसाइज्ड एक्चुअली। इट्स ऑलरेडी बीइंग व्हाटएवर ट्रेनिंग इज हैपनिंग, इज दैट वी डोंट एक्सेप्ट इट। और उसको it's synthesized into your daily life, it's synthesized into your gestures, into your habits. It's just that we don't accept it. इसीलिए मैं कहता हूँ ना, it's very important to have this reverse journey. Unless you do that, you will never synthesize it into your personal life. नहीं, I wouldn't say that is पायल कह रहे हैं कि folk artist हर चीज इजीली करता है। मुझे लगता है कि वो कभी कभार उतना ही कर पाता है जो उसने अपने आसपास से सीखा होता। कभी कभी उसके लिए भी दिक्कत होती उन चीजों से बाहर निकलना। इसीलिए हम कहते हैं कि एक अर्बन प्रोफेशनल एक्टर, क्योंकि प्रोफेशनल से मेरा एक शब्द में एक बात मुझे और करनी थी। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि वो प्रोफेशनल एक्टर है। दरअसल क्या कहें कि जो रोजी रोटी कमाता है उसको हम प्रोफेशनल कहते हैं। ये मुझे लगता है ये प्रोफेशनल होने की गलत परिभाषा है, क्योंकि आपकी रोजी रोटी का तरीका अगर थिएटर है तो आप प्रोफेशनल हो जाते नहीं।
प्रोफेशनल्स का मतलब है आपका साइंटिफिक पंप पर एक परिपक्वता जो आप हासिल करते हैं। रोजी रोटी तो बहुत लोग कमा रहे हैं खराब थिएटर से, और पर वो उतने परिपक्व नहीं है, वो उतने खराब एक्टर्स भी, उनका थिएटर बहुत खराब है। बहुत चीजें दुनिया में होती है जो बहुत खराब चीजों से काम करके भी लोग कमा रहे हैं, बट दैट डज नॉट मेक हिम अ ग्रेट परफॉर्मर। देखो, प्रोफेशनल होने का मेरे लिए मतलब ये है परिपक्व होना, टू नो दैट हाउ यू आर डूइंग योर प्रोफेशन ग्रेटली। इसीलिए प्रोफेशनल एक्टर मेरे हिसाब से या प्रोफेशनल थिएटर वाला वही है जो चीजों को बड़े संदर्भ में देखता है, जो अपना स्केल बढ़ाता है, जिसमें सेंस ऑफ ट्री आर्किटेक्चर है, जिसमें सेंस ऑफ मल्टीपल एटीट्यूड है, जो बहुत सारी नदियां देखता है। वो ट्रू परफॉर्मर इज ट्रू प्रैक्टिशनर वही है जो एक नदी की तरह कभी बह जाता है, फिर अचानक गायब हो जाता है, फिर कहीं और निकलता है। दैट इज फॉर मी ट्रू। somebody making money or earning money ultimately is not। इस तरह तो पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे, देयर इज दिस, और पूरे असम में वो ट्रैवलिंग थिएटर चलता है। सम ऑफ इट इज ट्रैश, बट देन पीपल मेक मनी। देयर इज अ थिएटर, आफ्टर ऑल पारसी थिएटर का कोलैप्स होने का मतलब क्या था वहां, जब क्या एक्टर्स बहुत हाईली प्रोफेशनल थे, या जो हिंदुस्तान में जो पहली प्रोफेशनल रेपर्टरी बनी थी गुजरात में, वो भी क्यों कोलैप्स हो गई, इनको भी जानने की जरूरत है। इसीलिए प्रोफेशनल होने का मतलब है कि परिपक्व होना। देखिए, आई हैव नॉट सीन मच ब्रॉडवे, वट एवर लिटिल आई हैव सीन, जब मैं बाहर गया था उसमें भी देखिए, अगर आप देखेंगे पहले ऑफ ब्रॉडवे हुआ, फिर ऑफ ब्रॉडवे हुआ, कि जब काम एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर शुरू होता है, वो एक्सपेरिमेंट जब परिपक्व हो जाता है वो फिर ब्रॉडवे हो जाता था। और जाहिर है उन्होंने एक तरह की ऑडियंस, उनकी अर्बनाइजेशन इतनी जबरदस्त हो चुकी है, जिस अर्बनाइजेशन में थिएटर उनके जीवन का हिस्सा हो गया है, जिसको लगता है कि मैं जाकर टिकट खरीदूं और थिएटर देखूं। वो हमारे यहाँ अभी इसलिए नहीं हो पाया है कि हमारे यहाँ अभी भी आर्ट्स जो हैं वो जीवन प्रक्रिया का हिस्सा है, इसीलिए लोग कहते हैं कि अरे देखूंगे नहीं देखूं। दूसरा, यहाँ एक प्रॉब्लम मुझे लगता है हाल फिलहाल में शुरू हुई है, जो हमने आर्ट्स को एक शब्द में जोड़ दिया है कि हम अपने आप को एंटरटेनर्स कहने लगे हैं। मुझे लगता है एंटरटेनर का मतलब क्या है? क्या भी मतलब somebody जो उछलेगा, नाचेगा, पैसा कमाएगा? वी आर अल्टीमेटली, क्या आप साइंटिस्ट को एंटरटेनर कहेंगे? आप इंजीनियर को एंटरटेनर कहेंगे? नहीं, उसे नहीं कहेंगे, बिकॉज इंजीनियर इज कंट्रीब्यूटिंग टू द समाज एज अ इंजीनियर, doctor is contributing as a doctor. Why can't we say that we are also contributing to the society to make this society better? Therefore, why do we say that we are entertainers? और ये एंटरटेनर शब्द जो है ना, ये मार्केट इकोनॉमी का एक ऐसा शब्द है जहां आपको छोटा कर दिया गया है, और आप, हाँ साहब हम तो एंटरटेनर है, हमसे जो कहेगा हम वही करेंगे। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे आपके बॉलीवुड स्टार्स को उनके इंटरव्यूज में कहते सुना है हम तो एंटरटेनर्स हैं, ऐसा कि हमसे जो कहेगा हम वही करेंगे। एंटरटेनर नहीं, एंटरटेनर्स आर, दिस इज अ वेरी डिरोगेटरी टर्म। वी आर परफॉर्मर्स who are contributing to the समाज। हम, we are equally important as a scientist is, we are equally important as an engineer or a doctor is। I would say we are doctors, we are teachers without a designation। We are not called professors, but we are teachers. We are teaching many things. We see, देखिए, जो साइंस नहीं देख पाता वो हम देख पाते हैं। साइंस वही चीजें देखता है जो उसको देखनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आर्ट्स अल्टीमेटली क्या करती है, आर्ट्स जो समाज को नहीं दिखता वो उसको देखती है। They see unseen। जैसे मैं अक्सर एक बात का जिक्र करता हूं कि अगर एक गांव में 500 लोग मरे हैं तो एक ये खबर हो सकती है कि हाँ साहब 500 लोग मरे हैं, ये 2 मिनट में पूरे दुनिया में पहुंच सकती। लेकिन एक गांव में 500 लोगों ने हंसना बंद कर दिया है, ये खबर है या कंटेंट है? टू मी ये कंटेंट है, क्योंकि इसीलिए आर्ट जो है, जो किसी और को नहीं दिखता वो आर्ट को दिखता है। इसीलिए आर्ट इज अ मच ग्रेटर प्रोफेसर देन इन अदर प्लेस।
अच्छा, जैसे फॉर इंस्टेंस गवर्नमेंट्स हैव टू रियलाइज, दादी यू आर राइट, in fact governments have to realize it that we are not just some people who are just there to entertain you. We are not people who don't deserve to be an artist. In fact we contribute to the society much more than they do. जैसे कि मैंने ये I said it in the very beginning, if I have saved 5 crore of people who are part of performing arts, good or bad, they come and meet in the evenings, they are busy with performances. ये करीबन 2-3 करोड़ लोग, वो करोड़ लोग हैं who could have become drug addicts, who could have become criminals. At least I have kept them away from becoming a criminal or a drug addict. This job was to be done by a social welfare department, and that job I am doing as an artist. इसीलिए मेरी relevance कितनी, मेरी कितनी जरूरत, the sooner they realize it that I am needed, the sooner they realize it. In fact they will realize it only now after many years, because we are the ones who bridge. We are a bridge between sensibilities, people, and the kind of contribution arts have done to the education. Why do they forget it? But yet nobody talks about arts and artists because they think, I'll tell you why. Because we have started calling ourselves entertainers. Therefore government tells us you are entertainers, go आप खुद ही अपनी रोजी रोटी ढूंढिए। भाई साहब, हम तो आपका काम कर रहे हैं। We are doing it for you. We are working for your school. Dadi goes to the schools. He works with children. His puppet shows go and give sensibility to the children. So therefore, we are doing everybody's job. Everybody's job. फिर पुलिस वाले का काम भी हम करते हैं, डॉक्टर का काम भी हम करते हैं. If theatre or music is used as a therapy now today in today's times for patients, or when you go to, like for instance, old people's homes में जाते हैं लोग to perform, to keep old people busy, give them some sense of belonging. Who should have done it? Performing artists are doing it. So therefore I think it's high time that any government, at least I would say in my country, they realize that we are relevant and they should in fact get seriously think about it. आप इमेजिन कीजिए जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क में आर्ट्स का बजट कितना है. वो पीनट्स है, कहीं भी नहीं है. उनको लगता है इसकी जरूरत ही नहीं है. अगर हमारी जरूरत है फिर एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है, फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. और हम सिर्फ टिटलेशन के लिए नहीं हैं, हम उससे बड़ा काम कर रहे हैं. हो सकता है हम जो काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको 20 साल बाद दिखे. इफ आई एम मेकिंग बेटर सोसाइटी, बेटर चिल्ड्रन, बेटर ऑडियंसेस, by making people to think, उसके जो परिणाम होंगे वो 20 साल बाद होंगे. So my investment is not an investment of a baniya that I go to the shop in the morning and invest 10 rupees in the morning and get 15 rupees in the evening. My investment is longer, it has a longer journey, and which is much greater journey, which is longer contribution. So it is not a, please don't, problem क्या हो गई है कि everybody starts measuring you with how much have you invested in terms of rupees. 15 रुपए सुबह लगाए और शाम को 20 रुपए चाहिए. ऐसा थोड़ी होता है भाई. फिर तो आप तो सीधा ये कीजिए, आप सीधा लोगों को इंजीनियर बनाइए ताकि वो सीधी जाकर काम करे. Why do you give them education from the childhood? बचपन से आप उसको पढ़ाते हैं, जब तक वो इंजीनियरिंग तक पहुंचता है तब तक वो 18-20 साल का हो गया होता है. और वही काम तो हम भी कर रहे हैं भाई. Yes, we have many languages in this country. Therefore every language has its own. जयदेव पूछ रहे हैं, हर लैंग्वेज का अपना थिएटर है. इसलिए मैंने कहा कि हमारी लैंग्वेजेस का, इसीलिए व्हाट इज नेशनल अबाउट दिस. नेशनल का मतलब भी क्या होता है? दैट्स व्हाई तमिल थिएटर इज तमिल नेशनल थिएटर. एक तरह की थिएटर नहीं हो सकता है. जो एक तरह का थिएटर बनाना चाह रहे हैं, मैं उनसे क्या कहूँ, वो संभव भी नहीं है. हर लैंग्वेज का अपना थिएटर है. ऐसा ना हो कि ये वैसी बात है कि हर भाषा का, हर इलाके का खाना एक जैसा हो. भाई जैसे हर इलाके का अपनी तरह का खाना है. अगर कश्मीर में एक तरह का खाना खाते हैं लोग, साउथ में एक तरह का खाते हैं. अगर आप वो मानने को तैयार है तो लैंग्वेजेस को क्यों नहीं आप मान रहे हो?
क्या do you want everybody that whole ultimately national food should be pizza? That everybody should eat pizza, there should be no variation in food. देखो there is nothing national और कोई भी उस तरह नहीं है. Ultimately अगर परफॉर्मेंस हो सकता है कि अपने एनर्जी में अपने स्पिरिट में नेशनल हो, देखो दिस लैंग्वेज कभी भी नहीं हो सकता. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री. सो मेनी लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स, सो मेनी आर्ट फॉर्म्स. देयरफॉर वी compete with each other actually. और वही तो खूबसूरती है इस देश में. और अगर उस खूबसूरती को आपने नहीं बचाया तो we might start looking like, all of us will have it's better than we start getting masks manufacture करें और सब लोग पहन ले, जैसे कि आजकल हो रहा है. All of us have started looking like each other because there's a mask on our face. We don't look like what we used to look like. नहीं, आप देखिए, ये सतीश जी कह रहे हैं कि हमारे पास जो लोकल होते वो हमें ट्रेनिंग में पीछे छोड़ देते हैं. कोई किसी को पीछे नहीं छोड़ता, हर आदमी अपनी तरीके से करना चाहता है. लेकिन ये जरूर है कि वी नीड टू रेस्पेक्ट ईच अदर. और हर एक की ट्रेनिंग और हर एक के काम को के प्रति एक रेस्पेक्ट, आदर होना पड़ेगा. एंड एक ही मेरी जाते जाते आपसे एक विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट डिरोगेट, एक डिरोगेशन की तरफ मत जाए कि वी आर ओनली एंटरटेनर्स. We are not entertainers. We are the ones who teach. We are the ones who make people to think. We are the people who make people conscious about issues. We are everything. We are teachers, which are, in fact, look at the kind of theatre people are doing. There's one whole community which is doing theatre in streets, which talks about the political issues. Nothing wrong in it, because somebody has to talk about. Somebody talks about social issues. Somebody talks about education. I mean, look at the kind of अलग-अलग content का जो इस्तेमाल हो रहा है अलग-अलग theatre में. Somebody makes you to laugh. I was telling, for instance, somebody asked me with the kind of theatre I call myself, जो मेरा group है अब है, we call it Rang Vidushak, which we said theatre of laugh actually. लेकिन वहाँ भी laugh का does not mean laugh in that sense. वहाँ चूंकि उसको हम लोगों ने परिभाषित किया है. Laugh for us is a sensibility. Laugh for us is not just a physical act where you giggle. क्योंकि मुझे ये लगता रहा है कि जिस दुनिया में सारी चीजों पर अटैक हो रहा है, सारी सेंसिबिलिटीज पर अटैक हो रहा है, अगर कोई एक सेंसिबिलिटी अंत में मनुष्य के पास बचेगी, वो है उसका हंसना. Therefore, I say that laugh is actually a vocal protest. Is a vocal protest of an ordinary man. You can example it. I can give you examples also when जब किसी माँ का बच्चा डेथ हो जाता है, वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है. अंत में हम कोशिश करते हैं कि वो रोए ताकि वो बिल्कुल जिसको कहें उसको रिलीज कराएं उस पेन से. Some of them start laughing actually. Therefore, laugh becomes a pain also there. Therefore, I always have said, laugh is actually a vocal protest. इसीलिए the kind of theatre I would like, I have not yet achieved it, but I'm trying to see laugh as a sensibility and laugh as a what you call the ammunition of protest. इसी तरह, because God has been very kind to us. How is that animal has all the emotions? Excepting one, he can't laugh. Animals can't laugh. Human beings have been provided with this extra energy. That extra, with God has been very gracious. कि से कि बॉस तुमको मैं हंसने का एक अलग से एक समझ दे देता हूँ. And we have to save this laugh actually. In fact, humanity has to save this laugh. Otherwise, we are deprived of many more things which is happening. Every day we are deprived of one thing or the other. The only thing which is very dear to us is ultimately this laugh, this protest, which is very metaphoric, which is very symbolic. Therefore, all of us have our own metaphors. Okay, so I say thank you to all of you, and thank you to Coconut Theatre and Chai Vai Rangmanch. Thanks to all of them for really inviting me and giving me this opportunity to talk whatever I had to say. So thank you very much. Thank you, all of you.